जय हिंद छात्रों, आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन विषय है के अंतर्गत हम जानेंगे ब्रूनर का सिद्धांत। इसके पहले हमने रचनावादी प्रक्रिया के अंतर्गत रचनावादी प्रतिमान के अंतर्गत हमने रचनावाद को जाना। रचनावाद के अंतर्गत किस प्रकार बालक ज्ञान का निर्माण कैसे करता है उनके बारे में जाना। साथ ही साथ हम जानेंगे ब्रूनर का सिद्धांत कि ब्रूनर ने क्या सिद्धांत दिया था, इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रियाओं को 4 अवस्थाओं में बांटा था। संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को 4 अवस्था में बांटा था। तो 4 अवस्थाओं के आधार पर ही ब्रूनर ने अपना सिद्धांत दिया और जीन पियाजे के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने सन 1964-65 के आसपास अपना सुझाव दिया और सुझाव के अंतर्गत उन्होंने रचनावाद के अंतर्गत उन्होंने बताया, उन्हीं के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं क्या कहा उन्होंने। तो सबसे पहले जानते हैं ब्रूनर के सामाजिक रचनावाद की परिकल्पनाएं। तो कहने का प्रयास है कि ब्रूनर ने सामाजिक रचनावाद की क्या क्या परिकल्पनाएं दी है, इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो पहला उन्होंने दिया कि बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो इनके अंतर्गत उन्होंने पहला परिकल्पना दिया और कहा कि जो बच्चे हैं या बालक है ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, अर्थात उसे किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा नहीं बताया जाता। दूसरा उन्होंने सुझाव दिया कि जो रचनावाद की प्रक्रिया है, रचनावाद की प्रक्रिया एक सक्रिय प्रक्रिया है। एक सक्रिय प्रक्रिया है, ठीक है। इसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि रचनावाद की प्रक्रिया एक सक्रिय प्रक्रिया है, अर्थात इसमें बालक सक्रिय होकर के भागीदारी निभाते हैं और इनके अंतर्गत वो अर्थ निकालते हैं। अर्थ निकालने के साथ साथ वह प्रक्रिया का चयन करते हैं, तथ्यों को एकत्रीकरण करते हैं, साथ ही साथ निर्णय लेने परिकल्पना निर्माण करने में, है ना, प्रक्रिया निर्माण करने में एक प्रकार से बालक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं बालक निर्णय लेते हैं, प्रक्रिया निर्माण करते हैं, परिकल्पना का निर्माण करते हैं, अनुभवों को साझा करते तथा अपना अनुभव देते हैं। तो यह हो गया उनका दूसरा रचनावाद की प्रक्रिया एक सक्रिय प्रक्रिया है, अर्थात परिकल्पनाएं। तीसरी परिकल्पना उन्होंने दिया, तीसरी परिकल्पना के अंतर्गत उन्होंने कहा कि मूल संरचना को समझ जाना, मतलब मूल संरचना को समझ जाने से विषय बोध में आसानी होती है। अब यहाँ पर कहा है मूल संरचना है, इसको समझ जाने से हमें विषय बोध में आसानी होती है। किस प्रकार हम विषय को और ज्यादा समझ सकते हैं, इस प्रकार उन्होंने तीसरी परिकल्पना दिया। और चौथी परिकल्पना के अंतर्गत उन्होंने दिया कि किसी विषय में रुचि सबसे अच्छा उद्दीपन है। चौथा दिया कि किसी विषय में रुचि सबसे अच्छा उद्दीपन है। ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने और इस प्रकार उन्होंने परिकल्पना दी और कहा कि किसी विषय में रुचि सबसे अच्छा उद्दीपन है, क्योंकि उद्दीपक ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से
जो बालक है वह उद्दीप्त होकर कार्य करने लगता है। जिस प्रकार एक कमरा है ना, लाइट ऑन होने के बाद वह अंधेरा हो जाता है, तो जैसे दीपक या मोमबत्ती को जलाते हैं तो वहां पर दीपक या मोमबत्ती उद्दीपक का कार्य करता है और वह कमरा चारों तरफ से प्रकाश से भर जाता है। ठीक उसी प्रकार किसी विषय, कोई भी विषय हो सकता है, वह रुचि बढ़ाने के लिए उद्दीपक का कार्य करना चाहिए। ठीक है, उद्दीपक का कार्य करना चाहिए। तो आइए हम और आगे जानते हैं कि किस प्रकार ब्रूनर महोदय ने क्या कहा है। आइए चलते हैं आगे। अब ब्रूनर महोदय ने दो प्रश्नों के आधार पर अपने सिद्धांत को और विस्तार दिया। तो सिद्धांत को किस प्रकार विस्तार दिया, उन प्रश्नों को आइए जानते हैं। पहला प्रश्न है, शिशु किस ढंग से अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से बताते हैं। मतलब एक छोटा बालक है, शिशु का अर्थ है यहाँ पर 1-2 वर्ष के बालक से तात्पर्य है कि शिशु किस ढंग से अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से बताते हैं। ये पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरी प्रश्न है, सहसावस्था और बाल्यावस्था में बालकों का मानसिक चिंतन कैसा होता है। अब यहाँ यहाँ पर ब्रूनर महोदय ने कहा कि सहसावस्था और बाल्यावस्था में बालकों का मानसिक चिंतन कैसा होता है। तो इन्हीं दो प्रश्नों के आधार पर ब्रूनर महोदय ने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो आइए उन सिद्धांतों को और विस्तार से जानते हैं। तो उन्होंने पहला सिद्धांत दिया सक्रियता, दूसरा है दृश्य प्रतिमा और तीसरा है सांकेतिक या प्रतीकात्मक। तो इस प्रकार इन दो प्रश्नों के आधार पर एक उचित निष्कर्ष पर पहुंचे ब्रूनर महोदय। और ब्रूनर महोदय ने यह 3 सुझाव दिया कि बालक रचनावाद के अंतर्गत किस प्रकार रचना करता है बचपन में, है ना, कैसे रचना करके वह क्या करता है, आगे सीखता है, बहुत सारे अनुभूतियों को ग्रहण करता है। उन्हीं के बारे में उन्होंने सुझाव दिया। पहला है सक्रियता, दूसरा है दृश्य प्रतिमा, तीसरा है सांकेतिक। ये 3 क्या है, उन्होंने सिद्धांत दिए, है ना। तो इसी 3 सिद्धांत को विस्तार से जानते हैं। आइए जानते हैं। 2 प्रश्नों के आधार पर ब्रूनर महोदय ने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया, इन्हीं के बारे में जानते हैं। तो पहला है सक्रियता। सक्रियता का तात्पर्य यह है कि बालक अपने अनुभूतियों को, है ना, क्रिया द्वारा व्यक्त करता है, अर्थात क्रिया करके व्यक्त करता है। आप देखे होंगे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वह अपनी जो अनुभूतियां हैं, है ना, उसको क्रिया करके व्यक्त करता है। जिस प्रकार आप देखे होंगे जब छोटे बच्चों को भूख लगता है, भूख लगने के कारण वह रोता है, हाथ पांव मारता है, और जैसे ही वह दूध की बोतल को देखता है ना, तो वह बहुत ही रोता है और हाथ पैर मारने लगता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी वस्तु को देखकर, है ना, किसी वस्तु को देखकर क्या किया जाता है, सक्रिय रूप से क्रिया किया जाता है। ठीक है, सक्रिय रूप से क्रिया किया जाता है। तो इस प्रकार ब्रूनर महोदय ने कहा कि बालक अपनी अनुभूतियों को क्रिया के माध्यम से व्यक्त करता है। ठीक है, खास करके जो छोटे शिशु होते हैं वह क्रिया के माध्यम से व्यक्त करता है। बहुत कुछ ऐसे और जैसे बच्चे दुकान से कुछ लेना चाह रहे हैं, है ना, तो उनकी मम्मी मना करती है, तो वह बालक क्या करता है, रो रो करके अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है ना, अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है और क्या करता है, उसे लेने की जिद करता है। ठीक है, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि पहला अर्थात सक्रियता के अंतर्गत बालक अपनी अनुभूतियों को क्रिया करके क्या करता है, व्यक्त करता है, और जो उसे चाहिए रहता है उसे वह
मांगता है ना। आप अपने आसपास के बच्चों या अपने घर परिवार के बच्चों में ऐसा मतलब रूप परिवर्तन देखे होंगे आप, है ना। थोड़ा सा गौर करिए कि किस प्रकार बालक क्रिया करके अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। इसमें कौन सी क्रिया करता है? सक्रिय ढंग से, है ना। जिस प्रकार आपने देखे होंगे कि स्किनर, है ना, किस प्रकार जो चूहा है, चूहे को पिंजरे में रखा जाता है, एक स्थान पर जाता है, वह अपने मुंह को मारता है, दाना गिरने लगता है, अर्थात वह चूहा क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कबूतर जब उनको भूख लगता है तो क्या करता है? वह एक निश्चित स्थान पर जाता है, दाना मारता है, चोंच मारता है, चोंच मारने के पश्चात दाना गिरने लगता है, तब उसे मतलब एक प्रकार से क्या हो जाता है? अनुभव हो जाता है कि हाँ यही एक स्थान है जहाँ पर चोंच मारने से दाना गिरता है। इस प्रकार से वह सक्रिय हो जाता है और इधर उधर उसको चोंच मारने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि सक्रिय ढंग से क्रिया करते हुए बालक अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। नेक्स्ट आइए, दृश्य प्रतिमा। नाम से स्पष्ट है, इसके अंतर्गत बालक, है ना, अपने मस्तिष्क में, अपने मन मस्तिष्क में एक प्रकार का चित्र बना लेता है। ठीक है, जैसे कि फोटो चित्र। अब हमने किसी पेड़ का हमारे मस्तिष्क में क्या बना लिया? चित्र बना लिया। इसको मनोविज्ञान के भाषा में बोलते हैं स्कीमा बना लिए। तो क्या होता है? हम उस चित्र को हमारे मस्तिष्क में बैठा लिए और वैसे ही निर्माण करना, अर्थात रचना करना। ठीक है, तो यह कहलाता है आपका दृश्य प्रतिमा। देख करके वैसे ही प्रतिमा बनाना ही दृश्य प्रतिमा कहलाता है। तो ये हो गया आपका दृश्य प्रतिमा। तो यह भी रचनावाद के अंतर्गत ब्रूनर ने सिद्धांत दिया है कि बालक कैसे रचना करता है, अर्थात किसी वस्तु को देख करके ही रचना करता है, अर्थात उनके मस्तिष्क में एक प्रकार का फोटो बन जाता है ना। और आइए नेक्स्ट थोड़ा सा जानते हैं। और इसके जैसे कि कोई अपराधी को किसी ने देख लिया, है ना, तो उनका जो स्केच बनता है, अर्थात उनके मस्तिष्क में उनका चित्र छप जाता है और स्केचर बनाने वाला उनसे कहता है कि हाँ ऐसा है, इस प्रकार से वह पूछता है। तो इस प्रकार उस अपराधी व्यक्ति को देखकर उसके मस्तिष्क में जो चित्र बनता है वही कहलाता है दृश्य प्रतिमा, है ना। हम अपने आसपास के दैनिक जीवन में ऐसे बहुत से अनुभव देखे होंगे जिसके माध्यम से हम अपने मस्तिष्क में दृश्य प्रतिमा बनाते हैं और एक प्रकार से हम क्या करते हैं? रचना करते हैं। ठीक उसी प्रकार बालक भी, है ना, अपने जीवन के अंतर्गत, है ना, अपने जीवन में या विद्यालयी जीवन में अनेक प्रकार के दृश्य प्रतिमा बनाते हैं और दृश्य प्रतिमा के आधार पर ही वह नए चीजों को बनाते हैं, निर्माण करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार रचनावाद के अंतर्गत ब्रूनर ने सिद्धांत दिया है कि बालक भी अपनी विद्यालयी जीवन में दृश्य प्रतिमा बना करके रचना करते हैं, अर्थात निर्माण करते हैं, किसी प्रकरण को समझते हैं, है ना, किसी तथ्य को जानने का प्रयास करते हैं, वह दृश्य प्रतिमा के माध्यम से ही होता है। नेक्स्ट आइए, सांकेतिक विधि। सांकेतिक विधि दृश्य प्रतिमा के बाद की प्रक्रिया है। ठीक है, एक प्रकार से बालक के मस्तिष्क में मॉडल बनता है। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एक गिलास है, ये बड़ा गिलास है, ये और बड़ा गिलास है, और ये बड़ा गिलास है, ये बड़ा गिलास है, इधर छोटा कर देते हैं। मतलब 3x3 का मैट्रिक्स है ना, 3x3 का मैट्रिक्स है ना। इसको इस प्रकार से क्या है, ग्लास को रखा गया है, शीशे के गिलास या स्टील के गिलास को रखा गया है। फिर क्या है, 6-7 साल के बच्चों को इसको दिखाया जाएगा। दिखाया जाने के बाद बच्चे उन्हें क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे। तो किसके माध्यम से देखेंगे? दृश्य प्रतिमा के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, देखने के बाद क्या होगा कि उसको गिरा देंगे, इधर उधर कर देंगे,
है ना। तो बच्चों के मस्तिष्क में एक प्रकार का क्या बना रहेगा, दृश्य प्रतिमा बना रहेगा, और उसी दृश्य प्रतिमा को, है ना, पहले जो मूल रूप में था वैसे ही बनाते हैं, है ना। तो उनके मन मस्तिष्क में एक प्रकार का चिन्ह बनता है। क्या बनता है, चिन्ह बनता है। तो इसी को सांकेतिक विधि कहा गया है। ठीक उसी प्रकार हम ब्लैक बोर्ड पर बच्चों के लिए कुछ लिख देते हैं, है ना, और बता देते हैं, बनाने के लिए कहते हैं कि यह एक निश्चित क्रम में है ना, और इस प्रकार उनको ध्यान से देखने के लिए बोलते हैं। ध्यान से देखने के लिए बोलने के पश्चात उन्हें मिटा देते हैं, और बालक जब वैसे ही लिखता है या वैसे ही बनाता है, अर्थात रचना करता है ना, तो वह एक प्रकार से कहलाएगा सांकेतिक विधि। इस प्रकार हम चिन्हों के माध्यम से, है ना, चिन्हों के माध्यम से क्या करते हैं, रचना करते हैं। तो यह जो उदाहरण है, इस उदाहरण के अंतर्गत यह देखा गया कि जो 5 साल के बच्चे हैं उनके प्रति इन उदाहरणों को आजमाया गया। पहले ऐसे चित्र उनको दिखाया गया, चित्र दिखाने के पश्चात उसको इधर उधर कर दिया। तो जब उसको सही रूप से जमाने के लिए कहा गया तो बालक सही ढंग से नहीं जमा पाया, है ना। फिर 6 साल के बच्चों को यह बताया गया और फिर उसको वैसे ही जमाने के लिए कहा गया, तो वह बालक सही ढंग से जमाया, तो लेकिन कुछ इधर उधर हो गया। लेकिन जैसे ही 7 वर्ष के बालक को यह दिया गया, है ना, दिखाया गया, और दिखाने के बाद वैसे जमाने के लिए कहा गया, तो वह अच्छे ढंग से कर पाया। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि बालक के मस्तिष्क में पहले दृश्य प्रतिमा बनता है, उसके बाद सांकेतिक विधि, है ना। तो इस प्रकार ब्रूनर महोदय ने सिद्धांत दिया था। सिद्धांत के अंतर्गत पहला सक्रिय होता है ना। सक्रिय होकर के क्या करता है, बालक स्पष्ट ढंग से क्रिया करता है, अपने अनुभवों को व्यक्त करता है कि उन्हें क्या चाहिए, और दूसरे में क्या करता है, दृश्य प्रतिमा बनाता है, और तीसरे सांकेतिक विधि अर्थात एक प्रकार से चिन्ह बनता है। यह हो गया ब्रूनर का सिद्धांत। तो ब्रूनर ने इस प्रकार सिद्धांत दिया था। आइए जानते हैं ब्रूनर के सिद्धांत का वर्तमान में या शिक्षा में उपयोग। आइए जानते हैं ब्रूनर का सिद्धांत का शिक्षा में उपयोग। कि ब्रूनर ने जो सिद्धांत दिया था, 3 सिद्धांत दिया था, मतलब सक्रिय, दृश्य प्रतिमा और सांकेतिक। इन जो तीनों सिद्धांत हैं इनका शिक्षा में क्या उपयोग है, इन्हीं को जानेंगे। तो पहला है बच्चों के गुणों को जानने में, है ना। तो ब्रूनर ने यह सिद्धांत दिया था, सक्रियता, दृश्य प्रतिमा और सांकेतिक, यह 3 सुझाव दिया था कि किस प्रकार बालक सक्रिय करके रचना कर सकता है, ठीक है। दूसरा में देख करके वह रचना कर सकता है। तीसरे में मस्तिष्क में एक चित्र बनेगा, एक प्रकार का स्कीमा बनेगा, उनके माध्यम से वह क्या कर सकता है, रचना कर सकता है, निर्माण कर सकता है ना। तो हम रचनावाद के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो रचनावाद के अंतर्गत हम जानने का प्रयास करते हैं कि बच्चों के गुणों को जानने में, अगर बालक, है ना, बहुत प्रकार की रचनाएं करेंगे सक्रिय होकर के, है ना, दृश्य प्रतिमा को देख करके या अन्य सांकेतिक द्वारा, तो बच्चे जो क्रिया करेंगे तो बच्चों के गुणों को जानने में सहायक होगी, है ना, कि बच्चों के अंदर कितना गुण है, बालक के अंदर कितना गुण है, कितना नहीं है, इसको जानने में क्या होगा, सहायक होगा। नेक्स्ट आइए, दूसरा कहा गया है बच्चों की अनुभूतियों को समझने में, कि बालक किस प्रकार, वह बालक के अंदर अनुभूति है ना, किस प्रकार वह प्रकरण को समझता है, जानता है, इसके बारे में एक शिक्षक को जानकारी प्राप्त होगा, है ना। किसके माध्यम से, हम ब्रूनर के सिद्धांत के माध्यम से, ठीक है, कि बालक कैसे अनुभूतियों को ग्रहण करता है, उनको जानने में सहायक होगा। नेक्स्ट आइए, सहसावस्था के मानसिक चिंतन में। अब यहाँ पर कहा गया है कि सहसावस्था में बालक किस प्रकार से मानसिक चिंतन करता है, ठीक है, मानसिक चिंतन करता है, उनको जानने में सहायक होगा, है ना, उनको जानने में क्या होगा, सहायक होगा। और चौथा है बालक के संज्ञानात्मक विकास को समझने में, कि किस प्रकार बालक क्या करता है, क्रिया करता है, रचना करता है, निर्माण करता है, तो है ना, तो उनके अंदर कितने ज्ञान मस्तिष्क में उनके बैठ रहा है, समझ रहा है, जानकारी प्राप्त कर रहा है। तो इस प्रकार हम बालक के संज्ञानात्मक कितना हुआ संज्ञान प्राप्त कर रहा था, ज्ञान प्राप्त कर रहा है, उनके अंदर ज्ञान का विकास हुआ है, इनको जानने में सहायक होगा। किसके माध्यम से, ब्रूनर के रचनावाद के सिद्धांत के माध्यम से। नेक्स्ट आइए अभिव्यक्ति को जानने में, है
कि बालक की क्या अभिव्यक्ति है, किस प्रकार बालक निर्माण करके, रचना करके वह अपनी भावों को व्यक्त कर पाता है ना, इनको जानने में भी सहायक होगा। तो यह हो गया आपका ब्रूनर का सिद्धांत का शिक्षा में उपयोग। तो इस प्रकार ब्रूनर के सिद्धांत शिक्षा में उपयोग हो सकता है और बच्चों के मानसिक, शारीरिक, भावात्मक स्थिति को समझ करके हम उसके आधार पर उसे फिर नई क्रियात्मक स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। एक प्रकार से हम उसे रचनावाद के नए पहलुओं पर ले जा सकते हैं। इस प्रकार ब्रूनर महोदय ने यह सिद्धांत दिया था, जिसके अंतर्गत हमने जाना कि ब्रूनर की सामाजिक रचनावादी परिकल्पना को जाना। उसके बाद उन्होंने 2 प्रश्न के आधार पर ब्रूनर ने सिद्धांत दिया था, उनको जाना और शिक्षा में उपयोग। ठीक है, तो यह हो गया ब्रूनर का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत से अगर कुछ भी समझ में ना आए या कुछ भी परेशानी हो तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर 9685200454। धन्यवाद।